आज आज हिंदी का हम पहला चैप्टर शब्द विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द विचार करने से पहले थोड़ा सा हिंदी से हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। ठीक है, तो कुछ हमें हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी भाषा की ओरिजिन कैसे हुई, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा कैसे बनी, हिंदी भाषा के ऊपर कमेटियां कब बनी, उसके अध्यक्ष वगैरह कौन थे। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि हिंदी हमारी हमारी मतलब भारत की राजभाषा कब बनी। हिंदी हमारे देश की राजभाषा कब बनी? तो कब बनी? 14 सितंबर। अब हिंदी की क्लास है तो हमें हिंदी लिखना पड़ेगा। नाइनटीन 49। राजभाषा हिंदी जो हमारी राजभाषा बनी वो 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा बनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल। तो अनुच्छेद 343 अगर हिंदी भाषा की बात करता है कि हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद 343। लेकिन क्वेश्चन ऐसे कर दे कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, मतलब हिंदी भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो अनुच्छेद 3432, 345। तीसरा क्वेश्चन, हमें मालूम है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो हिंदी के विकास के लिए जो पहली कमेटी बनी थी वो कब बनी थी? पहली कमेटी डोंट गॉसिपिंग इन द क्लास एंड मेक कॉन्स्टेंट 1955 1955 में जो पहली कमेटी बनी थी हिंदी राजभाषा के ऊपर, हिंदी के विकास के लिए जो पहली कमेटी बनी थी वो 1955 में बनी थी। तो जो 1955 में जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे मिस्टर बीजी खरे। ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्राचीनतम कवि किसे कहा जाता है? प्राचीनतम कवि समझ रहे हैं ना? प्राचीनतम कवि किसे कहा जाता है, या फिर हिंदी भाषा का सबसे प्राचीन कवि कौन है? तो कौन है? सुना है आप लोगों ने चंद बरदाई का नाम? ये चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद बरदाई। ये प्राचीन भारत का पहला हिंदी कवि इसे माना जाता है, चंद बरदाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं। हमने कहा हिंदी भाषा के पहले कवि या फिर प्राचीन कवि चंद बरदाई। खड़ी हिंदी के पहले कवि कौन थे? खड़ी हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का नाम सुना है? कौन था ये अमीर खुसरो? संगीतज्ञ तो नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसने
बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था, जैसे तबला हो गया, कव्वाली हो गया, सितार हो गया, इन चीजों का आविष्कार किया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री में भी पॉइंट आता है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो दिल्ली सल्तनत का दो प्रसिद्ध सुल्तान थे, पहला गियासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश से रिलेटेड था, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों का दरबारी कवि था। यह एक ऐसा कवि था जो दिल्ली सल्तनत में टोटल 7 राजाओं का शासन देखा था, अमीर खुसरो। तो ये खड़ी हिंदी का पहला कवि, खड़ी हिंदी का पहला कवि, और ये हिंदी के पहले कवि, हिंदी के पहले कवि। ठीक है, अब बातें करता हूं। अगर पूछा जाए कि हमारा मीन्स भारत का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, ग्रंथ मीन्स एपिक, एपिक मीन्स महाकाव्य, सबसे पुराना काव्य क्या है या फिर महाकाव्य क्या है, तो आप कहोगे रामायण, नहीं महाभारत। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हमें हिंदी के महाकाव्य से बात करनी है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन करे कि भारत का ऐसा पहला कौन सा महाकाव्य है या फिर ऐसा कौन सा एपिक है जो हिंदी में लिखा गया है। समझ रहे हैं ना, भारत का ऐसा कौन सा पहला महाकाव्य है जो हिंदी में लिखा गया है, वो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये सब क्वेश्चन बहुत बार जो है कि एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका तो 25 तारीख को यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा पृथ्वीराज रासो भारत का ऐसा पहला महाकाव्य है जो हिंदी में लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे, पृथ्वीराज रासो जब भी देता है तो ऑप्शन में रामचरितमानस भी आता है। तो ध्यान रहे, रामचरितमानस पहला भारत का महाकाव्य नहीं है जो हिंदी में, हालांकि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने वो 16वीं शताब्दी में लिखी थी जब अकबर भारत में रूलिंग किया करता था, और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई। ठीक है, ओके, थोड़ी सी और बात करते हैं। ओके, एक ग्राफ बना लेता हूं मैं। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी कहां से आई। एक कैरिकुलम है, एक चक्र है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत से मूव्स किए, थोड़ा सा हम विकसित हुए, मतलब धीरे धीरे चल करके संस्कृत किसमें कन्वर्ट हो गई, पाली। ये मैं 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, सेंचुरी सॉरी नहीं, ये 6ठी शताब्दी ईसापुर की बात कर रहा हूं, 600 BC की बात कर रहा हूं। पाली, पाली से मगधी में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम प्राकृत भाषा भी कहते हैं, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। मगधी से अपभ्रंश, अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गई। अब आप कहोगे कि अपभ्रंश क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हिंदी की कई सारी बोलियां हैं, ब्रज है, अवधी है, मगधी है, बहुत सारी बोलियां हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, अपभ्रंश। अब क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा से निकल करके बनी है, तो अपभ्रंश। क्वेश्चन ध्यान रहे, अगर पूछता है कि किससे निकल करके बनी है, तो अपभ्रंश। अदरवाइज पूछे कि हिंदी का जननी किस भाषा को कहा जाता है, समझ रहे हैं। ये हिंदी के कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर, शब्द विचार। ठीक है, गुड। दीपू इधर देखो, स्वर,
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से किसी व्यंजन को बोला जाए वो स्वर कहलाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और विलुप्त या प्लुत स्वर या प्लुत स्वर। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, फिर अंग, अह। अब ये हमने क्या कर दिया, स्वर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दे देगा आपको ए बी सी डी ऐसे बना देगा, यहां पे दे देगा ऊ, यहां पे दे देगा री, ठीक है, यहां पे ए दे देगा, यहां पे अह दे देगा, और आपसे पूछेगा इसमें दीर्घ स्वर क्या है। तो इसमें दीर्घ स्वर क्या होगा? ऊ। ह्रस्व स्वर क्या होगा? ह्रस्व स्वर क्या होगा? व्री होगा। तो ऐसे हमसे पूछेगा, क्या करने पड़ेंगे हमें? जो भी स्वर होंगे उनको हमें पहचानना पड़ेगा। जो भी स्वर होंगे उनको हमें पहचानना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्वर कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं कि कौन सा स्वर कौन सा है, ठीक है। तो अगर हमें मालूम है कि ये जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, कोई नहीं बैठ जाइए, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये विलुप्त स्वर होते हैं, अगर इनकी हमें जानकारी है तो हम किसी भी स्वर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्वर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और होता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कुल स्वर कितना होता है और मूल स्वर कितना होता है। कुल स्वर और मूल स्वर। तो अगर कुल स्वर की बात करता है तो हम क्या करेंगे? काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। 2 4 2 6 6 3 9 9 4 9 4 13। तो अगर ये कुल स्वर की बात करता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, और फिर यही क्वेश्चन कर दे कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, तो जब भी हम मूल स्वर की बात करते हैं तो मूल स्वर में जो संयुक्त स्वर होता है इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। मीन्स टोटल कितने बचे हमारे? 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बड़ी है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कुल स्वर और मूल स्वर, कुल मतलब टोटल की बात कर रहा है, मूल मतलब मूल की बात कर रहा है, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है,
अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। तो व्यंजन हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है समझेंगे, यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमने लिख दिया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नहीं डाउट पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन को देखे हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श मतलब क्या होता है? स्पर्श मतलब टच करना, छूना। मतलब ये जो व्यंजन होते हैं इनका जो भी फोनेटिक साउंड होता है कहीं ना कहीं स्पर्श मात्र से होता है या फिर किसी के सहायता से होता है। अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। जैसे क वर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग की बात करें, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग की बात करें, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग की बात करें, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो गए। तो ठीक है, पहले सभी व्यंजन को ही समझ लेते हैं। ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन की बात करें, तीनों स होते हैं, उसके बाद ह होता है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी दे सकता है। जैसे हमने स्वर को दिया हुआ था कि कौन सा व्यंजन कौन सा, मीन्स यहां पे दे दे, यहां पे ऐसे बना दे ए बी सी और डी। यहां पे दे दे था, व दे दे, ह दे दे, श्र दे दे, और पूछे कि इसमें से उस व्यंजन कौन सा है। तो सबसे पहले हमें इन व्यंजनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कौन व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है, कौन सा संयुक्त है। अगर इन व्यंजनों के बारे में हमें जानकारी है तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पूछा कि इसमें उस व्यंजन कौन सा है, हाँ, ठीक है, ऐसे। फिर स्पर्श व्यंजन के पास आते हैं। हमने कहा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हो गया कि इन व्यंजनों का जो साउंड होता है या फिर जो ध्वनि होती है, मीन जो उच्चारण होता है, या तो हमारे जीवा के कहीं ना कहीं स्पर्श से होता है या फिर किसी के सहायता से होता है। हम इसीलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला
क वर्ग में लिखा गया है क, ख, ग, घ। तो इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय, ध्वनि करते समय, उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा किस पे हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है? क, ख, ग। तो लग नहीं रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है वो कंठ पे लग रहा है, इस गले पे लग रहा है। इसी के माध्यम से हम क वर्ग का प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, उच्चारण कर पा रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, एक मिनट हम समझते हैं। पहले हम यहां पे लिख भी देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फिर वैसे ही बनाइए A B C D E। ठीक है, लिख दीजिए यहां पे ख लिख दीजिए, च लिख दीजिए, ट, थ, प। अब इनमें से हमने कहा कि इनका जो उच्चारण होता है किसके सहायता से होता है? कंठ के सहायता से होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इनमें निम्नलिखित में दिए गए में जो निम्नलिखित दिया गया है, इनमें किसका स्थान, किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ होगा? ख, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, अर्थात कंठ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें, च वर्ग की बात, च, छ, ज। तो क्या आपको लग रहा है हमारी जीवा कहीं जाकर के टच कर रही है? बोलिए, फोनेटिक साउंड करिए, कहां टच कर रही है? च, छ। हमारी जीवा क्या करी? ऊपर जाकर के टच कर रही है, मीन्स हमारे तालू में जाकर के टच कर रही है। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? तालु। तालु या इसको तालव्य भी बोलते हैं, तालु या तालव्य। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तालु या तालव्य। फिर ट वर्ग की बात करें, ट, ठ, ड, ढ। मीन्स इनका जो भी हम फोनेटिक साउंड कर रहे हैं, हमारी जीभ क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है, ट, ठ। तो ये जो फोल्ड करने की जो दृष्टि होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है, फिर त वर्ग की बात करते हैं, त, थ, द, ध। हमारी जीभ क्या कर रही है? जाकर के हमारे दांत को ऐसे ऐसे टच कर रही है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। जब तक हमारी जीभ जाकर के दांत को टच नहीं करेगी, तब तक त वर्ग का नहीं हो पाएगा। तो इनका क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा? दंत। ठीक है, फिर बात करते हैं प वर्ग की। प, फ, ब। हमारे वोट क्या कर रहे हैं? लिप्स आकर के आपस में सट रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ। मीन्स जब तक ये हमारे दोनों वोट आकर के एक दूसरे से टच नहीं होंगे, इसका फोनेटिक साउंड जो भी इनका उच्चारण होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि यहां पे क वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान कंठ हो रहा है, च वर्ग का तालु हो रहा है, ट वर्ग का मूर्धा हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, आपने पूछा था। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है, यहां पे हमने देखा क से लेकर के अंग तक सबका उच्चारण स्थान कंठ हो रहा है, लेकिन इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो अलग अलग होता है, अंतस्थ होता है, अंतर होता है। उनके उच्चारण स्थान में अंतर होता है। जैसे कि आप बोलो य, र, ल। मीन्स हमारी जीभ अलग अलग स्थानों को जाकर के टच करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर इसको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय, जैसे स, श, स, इनका उच्चारण करते समय जो भी हमारी वॉइस होती है, जो हमारी वाच्य होता है, उसमें घर्षण होता है। इसका साउंड करते समय, इसका ध्वनि करते समय इसका घर्षण होता है, एक दूसरे से हमारे वॉइस का घर्षण होता है, इसीलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब ही होता है कि इनका जो भी होता है ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हां जी, अब इसको अब पूछा जाए कि कुल स्वर कितने, सॉरी कुल व्यंजन कितने होते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो काउंट करिए, बताइए कुल व्यंजन कितने होते हैं?
37, गुड, 25, 37। तो अगर कुल व्यंजन की बात करें तो 37, कुल व्यंजन की बात करें तो 37। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन कर रहा है वो इसका कर रहा है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। मूल व्यंजन कौन बताएगा, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33, वेरी गुड। जब भी मूल व्यंजन की बात आती है संयुक्त व्यंजन को उसमें स्लैप्स कर देते हैं, तो हमारे व्यंजन कितने बचे? 33। ओके, आइए कुछ और बातें करते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण।